बात करेंगे आर्टिकल 14 की। तो देखिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले कौन 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 पढ़ता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए ये बुक है। तो आर्टिकल 14 की बात करेंगे। देखिए एसएससी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। एसएससी में इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए है, या आईएएस आईपीएस जो भी है, ठीक है। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, कोई भी देख सकता है। आर्टिकल 14 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा, वर्ड टू वर्ड करवाऊंगा। देखिए मेरे पास वाइट बोर्ड भी है, मैं उस पर भी करवा सकता था, लेकिन समय का अभाव है, ठीक है। उसमें कहाँ कैमरा वो करेंगे, फिक्स करेंगे और कितनी देर में वो होगा, तो उसमें समय लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास समय का अभी अभाव है, तो बुक से ही करते हैं। एकदम डिटेल में करवाऊंगा 14 आर्टिकल, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो 14 है वो क्षमता का अधिकार है। देखिए क्षमता के अधिकार में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्षमता के जो अधिकार हैं ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है, 14 से 18 तक हैं। तो उसका पहला आर्टिकल है 14, ठीक है। क्षमता का अधिकार का, क्षमता के अधिकार में क्या है, 14 से 18 तक हैं, ठीक है। तो ये चार में से जो 14 वाला है ना, जो पहला है क्षमता का अधिकार, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि कोई राज्य किसी व्यक्ति से विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दोबारा मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। कोई राज्य विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण, ठीक है, से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सीधा इस पे आ जाते हैं बुक पे, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14, तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सीधा लिखा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है। देखिए ये बिल्कुल भी ये मत समझें कि विधि की समक्ष क्षमता जो है उसमें थोड़ा डिटेल है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गरीब है, ठीक है, गरीब व्यक्ति है, एक है अमीर। राइटिंग पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ, क्योंकि मैं जो कैमरा है, फ़ोन है, उसकी डिस्प्ले में ही देख रहा हूँ। तो देखिए गरीब व्यक्ति का मतलब ये है कि मान लो कोई गरीब है, किसान है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो है कि किसान है, और एक दूसरा है जो कि अमीर है, ठीक है। अमीर में हम टाटा अंबानी ऐसे इसका इनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो कोई भी मान लो कि कोई किसान है और उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है। 302 आईपीसी 302 के बदौलत उसने 302 एक हत्या कर दी किसी व्यक्ति की, ठीक है। और इसने भी एक हत्या की है। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अलग अलग अपराध मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को समान विधि द्वारा दंड दिया जाएगा। किसके द्वारा, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के द्वारा इसको दंड दिया जाएगा। तो यही तो बात है कि विधि के समक्ष क्षमता, मतलब विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ ये है कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है विधि के समान संरक्षण, देखिए विधि के समान संरक्षण भी दिया गया है। हमारा संविधान बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो दूसरी जो अवधारणा इसमें दी गई है कि विधि के समान संरक्षण, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी 40 वर्ष एज है, ठीक है, और उसने कोई आदमी की हत्या कर दी, ठीक है, जिसकी 35 साल एज थी, ठीक है। और एक है बच्चा जो कि 8 साल का है, ठीक है। उसने वो अपने पापा की या बंदूक के साथ खेल रहा था, और किसी व्यक्ति की वो गोली चल जाती है और व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ठीक है। व्यक्ति की हत्या हो गई,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि 302 आईपीसी 302 और आईपीसी 302 दोनों ने सम्मान किया है, मृत्यु यहाँ पर भी हुई है और मृत्यु यहाँ पर भी हुई है, ठीक है। हत्या तो दोनों ही जगह हुई है ना। तो ऐसा नहीं है कि देखिए इसकी एज 40 वर्ष थी, इसने एक आदमी की हत्या कर दी, लेकिन इस बच्चे में अभी वो मेच्योर पंथी थोड़ी ना है कि इसको भी वैसा ही अपराध दिया जाए। तो ऐसा ही हमारा संविधान कहता है कि विधि के सम्मान हमें संरक्षण भी मिला है, ठीक है। तो इसका ये अर्थ है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल रिकॉर्ड तोड़ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से और आसानी से मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, ध्यान रखिए कि ये आर्टिकल 14 आर्टिकल विदेशियों को भी प्राप्त है, और चाहे वह विदेशी हो चाहे भारत का नागरिक हो, दोनों के लिए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द, जिसमें जो व्यक्ति शब्द यूज़ किया गया है ना, व्यक्ति शब्द यूज़ किया गया, ये देखिए, व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, ये जो व्यक्ति है इसका अर्थ क्या है, इस व्यक्ति शब्द का यहाँ से लिंक है, तो इसका अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया। व्यक्ति शब्द का अर्थ है कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई सार्वजनिक कंपनी हो सकती है, ठीक है, निगम हो सकता है, पंजीकृत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई संस्थान हो सकती है, या समिति का कोई भी अन्य तरह से विधि व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं, विधि के समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटिश मूल का है। मैंने आपको बता दिया कि जो पहली अवधारणा आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष क्षमता, वो आर्टिकल ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और जो दूसरा है जो विधि के समान संरक्षण है, ये रहा, वे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है पहले संदर्भ में, ठीक है। मतलब विधि के समक्ष क्षमता में क्या है, देखिए इसकी 3 अवधारणाएं बताई गई हैं, ये तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति की, तो इसमें क्या लिखा गया है, देखिए वही है जैसे कि मैंने बताया था, देखिए कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, दोनों जगह, तो देखिए दोनों जगह डेथ हुई थी ना, दोनों जगह आदमी मारा गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि विशिष्ट अधिकार, किसी के पास अधिकार नहीं होंगे, कोई अमीर हो चाहे गरीब, अगर ऐसा नहीं है कि अमीर को अलग सज़ा होगी, अमीर को मतलब थोड़ी छूट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई विशेषाधिकार की अनुपस्थिति की होगी, चाहे वो अमीर हो, उसको वैसा ही दंड मिला जाएगा, ठीक है। ये देखिए समान विधि या साधारण विधि न्याय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, ये सेम है, आप समझ सकते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार है, ठीक है। कोई व्यक्ति, तीसरी अवधारणा क्या है, कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो ऊंचा नीचा हो अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि आपको सही से समझ में आए। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये समझ में नहीं आता जल्दी सी, विधि के समक्ष क्षमता, इसका अर्थ क्या है, विधि के समान संरक्षण ये होता क्या है, समझ में नहीं आता है, खास करके दूसरी अवधारणा में क्या कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण है। इसमें भी वैसे ही बातें हैं जो मैंने आपको बताया था कि बच्चा है और एक 40 वर्ष है, दोनों से अगर कोई भी हो, दोनों की मृत्यु हो गई है, हुई तो है ना, मृत्यु है, लेकिन सम्मान संरक्षण भी तो हमें देता है। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि विशेषाधिकारों के अध्यारोपित दायित्वों को दोनों के समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्षमता, ऐसे ही इसमें ऐसी ही चीज़ें हैं, ठीक है, एकदम ऐसी ही अवधारणाएं बताई गई हैं, ठीक है। तीनों के तीनों सेम से ही हैं। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, ठीक है, बिना भेदभाव के साथ, सम्मान के साथ, ऐसी ही बातें इसमें कही गई है। एक बात याद रखें कि मेरे दो एग्जाम्पल हैं, उसको वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, उनको याद रखें, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं आप, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आएगा। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए इस तरफ जो पहली अवधारणा थी वो नकारात्मक थी, ये देखिए ये रही विधि के समक्ष क्षमता, ये जो नकारात्मक अवधारणाएं हैं, जबकि दूसरा है सकारात्मक है, ठीक है, ये सकारात्मक अवधारणाएं वाला है, ठीक है, ऐसे हैं। तो आगे बात करते हैं, देखिए
आगे क्या है इसमें, हाँ तो आगे बात करते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय, थोड़ा कैमरा ब्लर कर रहा है, देखिए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, कि जहाँ समान समान सम्मान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। बिल्कुल सरल सी बात है, बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 14, अगली बात करते हैं, अगली लाइन है, अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। ठीक है, इसमें ऐसी ही बातें हैं कि कोई वस्तु है, लेन देन है, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मेन क्या था, मेन था ये, और आगे मेन आएगा ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 14 बड़ा लंबा है, मुझे पता है कि 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन आपको समझ तो आ रहा होगा। आगे बात करते हैं विधि का शासन। ठीक है, आगे बात है, आगे है विधि का शासन। एक एवी डाइसी है, ठीक है, अंग्रेजी न्याय मूलवादी हैं, ठीक है, न्यायवादी थे एक एवी डाइसी। इनके अनुसार क्या है, विधि का शासन क्या होता है, इनका विचार है कि विधि का शासन ही क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 अवधारणाएं दी हैं और विधि का शासन बताया है, बिल्कुल आसान सी हैं। देखिए पहली मैं पढ़ रहा हूँ, ये रही, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवा दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सरल सी बात है कि विधि के उल्लंघन, किसी ने अगर कानून का उल्लंघन ही नहीं किया हो तो क्यों उसको सज़ा मिलेगी, सीधी सी बात है। अगला पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा व अधिकारी हो चाहे गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, ठीक है, उसके लिए कानून बिल्कुल, विधि का शासन एकदम सेम है, एकदम सरल उनको दंड मिलेगा। 300 था आईपीसी 302 की बदौलत। ठीक है, तो आगे एक और है जो तीसरी अवधारणाएं हैं, मैंने इसको ठीक से पढ़ा था, तो जो तीसरी अवधारणा है उसको पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे भारत में वो चीज़ लागू नहीं होती है। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत के व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। इसमें ये कहा गया था कि देखिए ये पढ़ना भी नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ देना ये काम का भी नहीं है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि 14 आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। सरल सी बातें हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें कि आर्टिकल 14 में उल्लेखित ये जो है ना, जो आर्टिकल 14 में है, जो चीज़ें दे रखी हैं उस पर 338 संविधान संशोधन कर सकते हैं ना, जो 338 में, इस पर इससे भी हटाया नहीं जा सकता। 14 आर्टिकल में कुछ भी अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, समझ गए ना, संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आगे बात करते हैं, क्षमता के अपवाद पढ़ते हैं। ठीक है, क्षमता के अपवाद, देखिए इसमें क्षमता शब्द था ना, ये रहा क्षमता शब्द, विधि के समक्ष क्षमता, इसका अपवाद पढ़ते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, देख लेना ठीक से। चलो इसकी बात करते हैं। देखिए क्षमता ये रही। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं, जो 361 में दी गई हैं। ठीक है, 361 के ये प्रावधान हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो देखिए इसमें मैं आपको साफ सी बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, देखिए अगर उनसे कोई गलती हो जाती है और वो कार्यकाल में, गलती नहीं कोई कार्यकाल है, अगर उसके प्रति जब तक वे 5 साल तक अगर राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, साफ सी बात ये है। दूसरा पढ़ते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का, देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का दंड, कोई भी फौजदारी
हो सकता है कोई भी फौजदारी उन्होंने लागू की हो, कोई मामला हुआ हो फौजदारी, ठीक है, कोई फौजदारी मामले पर कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। देखिए एक बात याद रखें कि मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे 14 आर्टिकल, बल्कि मैंने लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ ली है कि मुझे हर चीज़ याद है, ठीक है, मुझे हर चीज़ याद है, अच्छे से याद है। तो देखिए इसमें साफ सी बात ये लिखी गई है कि उनकी पदावधि के दौरान उन पर दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकती, ठीक है, कि जेल चला गया राष्ट्रपति, ऐसा थोड़ी ना होता है। राष्ट्रपति जेल चला जाए कितना बुरा लगेगा यार, कितना गंदा लगेगा, है ना, कि पदावधि अभी वे राष्ट्रपति पद पर हैं और वे जेल चले गए हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। पश्चिमी देश क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दंडिक कार्रवाई नहीं होगी जब तक वे राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान गिरफ्तार या कारावास, उनको ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है ना कारावास किया जा सकता है, या किसी न्यायालय में कोई प्रारंभ, देखिए इसमें ये लिखा है कि गिरफ्तारी और कारावास नहीं हो सकता, केस नहीं चला जा सकता, ठीक है, इसमें भी यही लिखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत समर्थ किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय या दीवानी मतलब सिविल का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देखिए सिविल मामलों पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और हाँ, अगर यदि किसी प्रकार, देखिए आगे क्या लिखा है, यदि किसी प्रकार अगर उन पर मुकदमा चलाया जाता है तो उनको पहले 2 महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले उनको पहले ही ये बता दिया जाएगा, नोटिस डाल दिया जाएगा, ठीक है, उनको पहले सूचना दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद ही ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। एक बात मेरी याद रखें कि एक मेरी बात याद रखें कि 5 साल के अंदर राष्ट्रपति को फौजदारी मामलों पर या फिर उनको कारावास या गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ठीक है, वो जेल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता है, मतलब जेल नहीं जाते हैं, जेल नहीं जा सकते वे, ठीक है, ये कानून है। देखिए ये आर्टिकल 361 के प्रावधान हैं सारे, ठीक है ना। तो अगली बात करते हैं, अगला क्या पॉइंट, दूसरा जो लिखा है, देखिए ये रहा, कोई व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के, ये देखिए मैं आपको सीधी से बता देता हूँ कि अगर यदि संसद है और राज्य विधानसभा है, दोनों सदन हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे संसद के हैं और ये विधानसभा के, ये दोनों सदन हैं, ठीक है, इनकी कोई सत्य कार्यवाही है, देखिए सत्य कार्यवाही से संबंधित किसी विषय वस्तु या प्रकाशन समाचार पत्र या रेडियो टेलीविज़न में कर सकता है। देखिए आपने देखा ही होगा कि संसद टीवी पर आप इनकी कार्रवाई देखते हैं, ठीक है, इनकी कार्रवाई नहीं देखते हैं संसद टीवी पर, हाँ भाई लोकसभा की बैठकें हो रही हैं, ठीक है, कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब समाचार पत्र पर इनको दिखा सकते हैं, रेडियो टेलीविज़न पर भी इनको दिखाया जाता है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कानून बनाए जा रहे हैं कैसे नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, देखिए संसद में या उसकी किसी भी समिति में सदन के किसी भी सदन के द्वारा कही गई बात, हाँ, तो जो तीसरा जो पॉइंट है जो आर्टिकल 105 है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई संसद सदस्य है, देखिए अगर कोई संसद सदस्य है और वह सदस्य अगर सदन में है, सदन की समिति चल रही है, सदन में है, तो वो सदन के कोई भी नेता को, मंत्री को, ठीक है, कोई भी मंत्री को उसमें बहस हो जाती है, कई बार तो हमने ये भी देखा कि चप्पलें बरसाई जा रही है दूसरे मंत्री पर, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, वे न्यायालयों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और एक अभी मतलब आया था ना कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, फेमस नेता है, आपको पता ही होगा, आप समझ भी गए होंगे, उन पर मानहानि का केस लगाया था, ठीक है, मानहानि पर उनको केस लगाया गया था। देखिए संसद में हो सकता है, संसद में आर्टिकल 5 है उनके पास, तो उस
अगर वे कुछ बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे झगड़े हम देखते ही रहते हैं, संसद की आपने देखी भी होगी, झगड़े देखे भी होंगे कि कोई मंत्री किसी मंत्री को क्या बोल रहा है, क्या हल्ला हो रहा है, ठीक है, वो उसके खिलाफ़ बोल रहा है, वो उसके खिलाफ़ बोल रहा है, कई बार तो चप्पलें जूते तक बरसाए गए हैं, गजब के आदमी हैं, ठीक है। तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में उनको कुछ नहीं कहा, मतलब न्यायालय उनकी कार्रवाई में कोई भेदभाव, मतलब न्यायालय नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 में है। और एक बात याद रखें, अगर वैसे हम कुछ बोल दें, मान ले कि कोई खड़ा होकर महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है, तो मानहानि का केस नहीं कर देगा कोई भी, मानहानि का केस नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्या है, राज्य, आगे बात करते हैं, आगे क्या था, देखिए चौथा जो पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया है, ये तो संसद का था, ठीक है। यहाँ पर विधानमंडल है, ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उनकी समितियों पर अगर कोई मंत्री, कोई भी सदस्य है, दूसरे सदस्य को कुछ भी कहता है, तो मैं क्या बता रहा था कि जो संसद है, ठीक है, कोई आ गया था यार, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो संसद में जो सदस्य होते हैं, मैंने यही बताया था ना कि जो संसद का था वहीं विधानसभा में भी है, ठीक है, विधानमंडलों में भी है, हमारे राज्यों में विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानमंडल हैं। तो उनकी समितियों के सदस्य अगर दूसरे सदस्यों को कुछ कहते हैं, तो उनकी बात न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 194 में है, ठीक है, 194 में है, ठीक है। ध्यान रखिए, हर चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। पाँचवा ये बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, ये याद भी नहीं करना, ये आता भी नहीं है, मैंने तो कितने देखिए, ये फालतू की चीज़ लिख रखी है वैसे ही, ठीक है, फालतू तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, साफ सी बात है। और एक बात याद रखें कि बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हमें खुद देखना है, समझ गए ना, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कुछ चैनल हैं छोटे मोटे बताते हैं, कोई वैसे बताता भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, पढ़े बस, ठीक है, तभी यूपीएससी होगा, वरना यूपीएससी नहीं होगा, समझ रहे हो ना, पता ही होगा कि आपको क्या है। आगे बात करते हैं, चलो छोड़ो, तो आगे बात करते हैं, छठा पॉइंट है, देखिए इसमें विदेशी संप्रभु शासक, ठीक है, राजदूत हो सकते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति हो सकता है, और दीवानी या फौजदारी मामलों से इन्हें मुक्ति होती है। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि मान लो कोई राजदूत है, ठीक है, और कोई राजदूत है या कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अगर हमारे यहाँ पर कोई आ गया, राष्ट्रपति आया और उसने कुछ गलत किया, मान लो कि कोई रेप ही किया है, ठीक है, कोई रेप कर दिया या किसी को सीधा आकर गोली मार दी, ठीक है, सीधा गोली मार देता है, तो उसके खिलाफ भी कानून है कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है, उसको भी इन फौजदारी दीवानी और फौजदारी दोनों से, एक बात याद रखें, मैंने एक बार गलती की थी यही, ठीक है, मैंने एक टेस्ट लगाया था तो मैंने ये गलती की थी, तो कि इन दोनों में से, मतलब ये दोनों थे और फिर मैंने गलती कर दी थी, ठीक है, दीवानी और फौजदारी मुकदमों से छूट प्राप्त होगी, ठीक है। तो देख लो उनको कितनी सेवाएं मिल रही हैं, राजदूत है, कूटनीतिक व्यक्ति है, ठीक है। अगला बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है, यूएनओ के जो सदस्य हैं, ठीक है, एजेंसियां हैं उनको भी ये छूट प्राप्त है। तो ये था हमारा आर्टिकल 14, ठीक है। देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। आप मुझसे इस बुक के बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसकी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज कोई समझ ना आए तो मुझे सीधा कमेंट करें, मैं पर्सनली कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। और देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, साफ सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, जितनी क्षमताएं हैं उतना पढ़िए, जब तक एज है, ठीक एज है। देखिए 24 साल, 26, 27 साल तक, 28 साल तक अच्छा दिमाग चलता है, उसके बाद में थोड़ा होने लगता है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी भर आदमी पढ़ सकता है, आप देख सकते हैं BR अम्बेडकर को देख सकते हैं, कितने महान शख्स थे, ठीक है। या फिर
कोई भी बड़ा देखिए, महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। तो देखिए उन वे कैसे रहते थे, तो भी देख लिए, एक सिंगल हड्डी था और उसने भी क्या करके दिखाया था, ठीक है। तो आप इस बुक के बारे में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पढ़ते रहिए। देखिए जितनी जान हो उतना पढ़िए। आपकी 206 हड्डियाँ, 639 मसल और 100 लाख न्यूरॉन्स में वो क्षमताएं हैं कि आप कुछ भी करने की औकात में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।